नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का अगला टॉपिक जो है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था। तो देखो, हम जीएसटी में सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं और सप्लाई होने के लिए भाई साहब कुछ एक कंडीशन जो है किसी भी सप्लाई को पूरी करनी होगी कि एक तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, मेन कंडीशन, और दूसरी वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब ये हम आज पढ़ेंगे कि ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या चीज़ होती है। तो देखो, कोई भी सप्लाई होगी ना, कोई भी सप्लाई, किसी भी चीज़ की सप्लाई कोई आदमी किसी को कर रहा है, तो उसमें मेन कंडीशन ये होती है कि भाई वो सप्लाई तुम्हारे बिज़नेस से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ एक व्यक्ति, ठीक है? ये मैं हूँ हँसता-खेलता व्यक्ति। मैं एक गाड़ी खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया मैं? गाड़ी। गाड़ी मैंने अपने खुद के परिवार वालों को भी घुमाने के लिए और खुद घूमने के लिए खरीदी, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी मैंने गाड़ी, पर्सनल यूज़ के लिए। अब भाई गाड़ी मैंने 2-4 साल चलाई, फिर उससे मेरा मन भर गया तो मैंने सोचा अब दूसरी गाड़ी खरीद के लाते हैं, नया मॉडल आ गया। तो मैंने ये गाड़ी लेके गया और किसी दूसरे आदमी को ये बेच दी कि भाई मेरे पास ये पुरानी गाड़ी है, तुम लोगे क्या? उसने बोला ठीक है, मैं ले लूँगा। और इसने मुझे 5 लाख रुपए दिए उस गाड़ी के। कितने रुपए दिए? 5 लाख रुपए। अब देखो, गाड़ी गुड्स है क्या? गाड़ी गुड्स है ना? बिल्कुल है साहब। गाड़ी गुड्स है और गाड़ी के लिए मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है साहब। तो 2 कंडीशन पूरी हो गई, गुड्स भी है, सर्विस गुड्स में से एक में आ रहा है, गुड्स में आ रहा है, और मेरे को कंसिडरेशन भी मिला है। लेकिन क्या ये मेरे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आता है? अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करना होगा भाई, मैंने इसको गाड़ी बेची, तो क्या गाड़ी बेचना मेरा धंधा है? तो पता क्या चलेगा कि नहीं साहब, मेरा धंधा गाड़ी बेचना तो नहीं है। ये तो मैंने अपने लिए, खुद के लिए गाड़ी खरीदी थी एक, और वो जब पुरानी हो गई तो मैंने सोचा इसको बेच देता हूँ मैं और नई गाड़ी ले लेता हूँ। इसलिए मैंने किसी ग्राहक को ढूंढा और उसको बेच दी। वैसे मैं गाड़ियों का धंधा नहीं करता हूँ। तो भाई ये कंडीशन जो है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो हो जाएगी कैंसिल कि भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई कंडीशन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई तो इस गाड़ी को जो मैंने बेचा इसको सप्लाई भी नहीं मानेंगे, और अगर सप्लाई नहीं मानेंगे तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। खुल जा, सिम सिम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि मैं गाड़ियों का डीलर हूँ। मैं बेचता ही गाड़ी हूँ भाई। रोज गाड़ी खरीदता बेचता हूँ, पुरानी गाड़ियाँ। तो मेरे पास एक गाड़ी आई, पुरानी खड़ी थी, मैंने उस गाड़ी को किसी को बेचा, सेम आदमी, उसी को मैंने बेचा। लेकिन मैं गाड़ियों का डीलर हूँ, यहाँ पे क्या हूँ? डीलर। जैसे कार बाजार वाले नहीं होते क्या? और मैंने इससे 5 लाख रुपए लिए। सेम, सारी चीजें सेम है। यानी गाड़ी मैंने बेची, गाड़ी गुड्स है क्या? बिल्कुल है साहब, गुड्स। गुड्स में आती है गाड़ी? आती है जी। उसके अलावा इसने मुझे कंसिडरेशन दिया? हाँ जी, दिया। और उसके अलावा क्या ये मेरे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आती है? क्या मैं गाड़ियों का धंधा करता हूँ? हाँ। क्या गाड़ी मेरा गुड्स है? हाँ। तो ये मेरे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगी? हाँ। तो अब तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो क्या इसको सप्लाई मान लेंगे? हाँ। और क्या इसमें जीएसटी लगा देंगे? हाँ। फिर से हाँ। ठीक है। तो ये है भैया कंडीशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की। तो इसी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को, जिसने मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, इसी को हम लॉन्ग टर्म में समझेंगे एकदम धीरे धीरे, सी इंस्टीट्यूट किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसे। चलो, जीएसटी इज एसेंशियली टैक्स। ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ना, ये सी इंस्टीट्यूट की किताब है। आप डाउनलोड कर सकते हो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जीएसटी की लेटेस्ट बुक है वो है, और मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। एकदम पूरा जीएसटी एकदम अच्छे तरीके से इस किताब में समझा हुआ है। मेरे हिसाब से इस किताब के अलावा और कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है ये। तो मेरे साथ पढ़ोगे ना, समझ में आएगा, तुमको खुद को पता चला कितनी बेहतरीन ये किताब है, जो फ्री में अवेलेबल है। फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करते लोग। ये फ्री में जो क्लासेस में डाल रहा हूँ, फ्री में सी इंस्टीट्यूट इतना अच्छा स्टडी मटेरियल बना रहा है, इनकी वैल्यू नहीं करते। पैसे देके कचरा ले लेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ फ्री में मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। वैल्यू करना सीखो। ये किताब डाउनलोड करो और मेरे साथ लाइन बाय लाइन इसको फॉलो करो। जीएसटी एसेंशियली है टैक्स ओनली ऑन, और सीए करने वालों की जरूरी नहीं है ये भाई, कोई भी कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपके जीएसटी एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ से पढ़ सकते हो उसको। एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक टॉपिक समझाऊंगा मैं, एकदम धीरे धीरे चलेंगे अपन, और एकदम बेसिक से सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो एकदम कोई भी दिक्कत आएगी नहीं समझने में, ठीक है? चलो, जीएसटी essentially a tax on commercial transaction, hence only those supplies that are in the course of furtherance of business qualify as supply under जीएसटी। तो क्या बोल रहा है भाई कि जीएसटी जो है वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन पे लगने वाला टैक्स है। जो भी कोई कानून होता है ना, कोई एक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि हम ये जीएसटी एक्ट ही तो पढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो उसमें हर एक टर्म की, हर एक शब्द की वैल्यू होती है। तो भाई यहाँ ध्यान दो कि जीएसटी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन पे लगता है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ
वो ट्रांज़ैक्शन जिसको आप अपने व्यापार के रूप में कर रहे हो। कोई पर्सनल ट्रांज़ैक्शन होगा ना, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आप कहीं से गहने खरीद के लाए, फिर आपके पास पैसे की कमी पड़ गई, भीखा पड़ गया आप में, आपने उन गहनों को बेच दिया, तो उस पे क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। लेकिन आप गहनों का ही व्यापार करते हो, कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन के रूप में गहने बेच रहे हो, तो फिर जीएसटी देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन पे लगता है। और दूसरा तभी लगता है जब कोई भी जो सप्लाई है वो आपके फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस में आती हो। फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस समझ गए ना? कि मैं जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहा हूँ, उस चीज़ के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और मेरे बिज़नेस से रिलेटेड ही मैं कोई सप्लाई कर रहा हूँ, तो ही उस पे जीएसटी लगेगा। Resultantly, any supply made by individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST unless they fall within the definition of business. तो मैंने बताया ना, पर्सनल जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो जीएसटी में शामिल नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो बिजनेस में नहीं आते। मेरा टैबलेट अटक गया, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं सही करता हूँ इसको। ठीक है। तो भाई जो पर्सनल ट्रांजैक्शन करेंगे वो जो है उसमें नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे? बिज़नेस में नहीं आएँगे, और उस पे सप्लाई भी उसको नहीं माना जाएगा, जीएसटी भी उस पे नहीं लगाया जाएगा। बीच-बीच में हो सकता है कहीं पे टैबलेट अटक जाए, तो मैं देख लूँगा, तो मैं सही कर दूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस। तो अब ये समझाएँगे इस पैराग्राफ में कि भाई ये फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस क्या होता है और फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस में सप्लाई क्या होती है? तो देखो, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस वुड कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। In order to understand the term in course of furtherance of business, we need to first understand the term business. Business, as defined under Section 217 inter alia, includes any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, etc., whether or not undertaken for monetary benefit. तो क्या बोल रहा है भाई ये? कि इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस समझने से पहले हमको बिजनेस को समझना होगा, और बिजनेस में सब कुछ आता है, सब कुछ। बिजनेस में सब कुछ कवर किया हुआ है। क्या क्या कवर किया हुआ है? ट्रेड हो कोई, वो भी कर कवर किया। और ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने एक चीज़ कहीं से खरीदी और फिर दूसरे आदमी को थोड़े ज़्यादा भाव पे बेच दी। कॉमर्स हो, यानी कॉमर्स का मतलब वाणिज्य हो। मैन्युफैक्चर हो, मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ। प्रोफेशन, यानी मैं कोई पैसा कर रहा हूँ। वोकेशन, यानी ये वोकेशन भी पैसे के जैसा ही होता है, प्रोफेशन के जैसा वोकेशन होता है। तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो सब बिज़नेस में आता है। चाहे मैं वो चीज़ें पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ या पैसा नहीं कमाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खरीद के लाता हूँ गेहूँ, ठीक है? और मैं गेहूँ लाता हूँ, फिर इन पे कुछ प्रोसेसिंग करता हूँ। इनको एकदम साफ़ करता हूँ, एकदम बढ़िया बनाता हूँ, फिर इनका आटा बनाता हूँ, और आटा बना के जितनी कॉस्ट में मेरा बना, उतनी कॉस्ट में मैं आगे बेच देता हूँ, ठीक है? क्यों बेच देता हूँ? कुछ भी कारण हो सकता है कि मैं कॉस्ट पे ही क्यों बेच रहा हूँ। हो सकता है मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कॉस्ट पे बेच रहा हूँ। हो सकता है मैं कॉस्ट से भी कम में बेच दूँ, जैसे कि अंबानी ने किया था। जब जियो लेके आया था तो फ्री में दिया था कई दिन तक। तो फ्री में देने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिज़नेस नहीं कर रहे हो भाई, उसको बिज़नेस ही माना जाएगा। हाँ, वो हो सकता है तुम्हारा कंसिडरेशन कम हो, तो जीएसटी तुम्हारा उसके हिसाब से लगेगा जितना तुम कंसिडरेशन लोगे या फिर नहीं लोगे। लेकिन तुम फ्री में भी दे रहे हो तो वो भी बिज़नेस ही माना जाएगा। और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस का मतलब ये होता है कि तुम जो भी बिज़नेस कर रहे हो, तुम जो भी बिज़नेस कर रहे हो, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए वो सप्लाई कर रहे हो, आगे बढ़ाने के लिए। यानी उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उस बिज़नेस का विकास करने के लिए, उसको और बड़ा बनाने के लिए तुम सप्लाई कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस। इस शब्द का मतलब ही है इन कोर्स ऑफ, यानी किसके लिए? इन कोर्स ऑफ, ताकि मैं कर सकूँ, क्या कर सकूँ? फर्दरेंस कर सकूँ ऑफ मेरे बिज़नेस का। फर्दरेंस का मतलब मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ा सकूँ और बड़ा बना सकूँ। तो उसके लिए मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो उन सप्लाइज़ को हम बोलते हैं इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस, ठीक है? द डेफिनिशन ऑफ बिज़नेस हैज़ बीन समराइज्ड इन द डायग्राम बिलो। तो इन्होंने बोला कि साहब इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस, तो आप तब समझ पाओगे ना, फिर से अटक गया क्या यार? पता नहीं आजकल क्या हो रहा है इसका। इन कोर्स ऑफ बिज़नेस तो आप तब कर पाओगे ना, जब आप बिज़नेस को समझ पाओगे। तो बिज़नेस समझने के लिए क्या होता है, बिज़नेस में क्या-क्या शामिल किया जाता है, सेक्शन नंबर 217 में ये दिया हुआ है। सेक्शन इतनी रटने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन किसी को शौक होता है सेक्शन रटने का, तो वो रट सकता है। तो बिज़नेस में क्या आता है भाई, बिज़नेस में कोई भी तुम्हारा ट्रेड हो, कोई भी तुम्हारा कॉमर्स हो, कोई भी तुम्हारा तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, या तुम कोई प्रोफ़ेशन कर रहे हो, वो सब कुछ आता है। चाहे तुम उसको पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए कर रहे हो या फिर नहीं। पेक्यूनियरी बेनिफिट मतलब कि पैसे में तुम्हें कुछ ज़्यादा मिल जाए। जैसे मैं कोई ₹100 की चीज़ लेके आया, उसको मैंने 120 की बेच दी, तो मेरे को ₹20 ज़्यादा मिल गए। तो ये मेरा क्या हो गया, पेक्यूनियरी बेनिफिट हो गया। लेकिन मैं ₹100 की चीज़ लेके आया, 100 में ही बेच दी, तो मेरे कोई बेनिफिट हुआ? नहीं, फिर भी ये बिज़नेस ही माना जाएगा।
मैं 100 रुपए की चीज़ लेके आया, 80 में मैंने बेच दी, तो मेरे तो 20 रुपए का घाटा हो गया, फिर भी ये बिज़नेस ही माना जाएगा। तो बिज़नेस में पेक्यूनरी बेनिफिट होना कोई प्री कंडीशन नहीं होती है, ठीक है? अब क्या लिखा हुआ है? एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल एंसिलरी टू इट और एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम कंटिन्यूटी। तो बोल रहे हैं कि बिज़नेस में साहब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वो एक्टिविटी ही शामिल नहीं है जो आप अपने बिज़नेस में कर रहे हो, बल्कि बल्कि वो एक्टिविटी भी शामिल है जो उसके इंसिडेंटल है और एंसिलरी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा हुआ देखो कि मैं मैंने कुछ गाड़ियों का शोरूम खोला हुआ है। गाड़ियों का शोरूम मेरा है, ठीक है? तो इसमें मेरा मेन गुड्स क्या होगा कि भाई गाड़ी की खरीदना और गाड़ी बेचना। गाड़ी खरीदना और बेचना, ये मेरा मेन काम हो गया ना। लेकिन फिर मैंने शोरूम बना रखा है, ठीक है? मैंने शोरूम बना रखा है, तो शोरूम में भाई फर्नीचर-वर्नीचर भी लगेगा, ठीक है? फर्नीचर-वर्नीचर लगेगा, बहुत सारी चीज़ और भी लगी जाएगी, जैसे कंप्यूटर्स लगाए जाएँगे। शोरूम में, गाड़ियों के शोरूम में कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर पे सारी डेटा-वेटा रिकॉर्ड होता है। और भी कई मशीनें होगी जो मैं लेके आऊँगा, गाड़ियों की डेंटिंग-पेंटिंग करने की, थोड़ी बहुत कोई समस्या हो उसको ठीक करने की। अब मान लो ये कंप्यूटर पुराने हो गए, मैंने इन कंप्यूटर को पुरानों को बेच दिया, बेचा। बेचूँगा तो मेरे पास पैसा मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा मेरे को, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, मेरा मेन काम कंप्यूटर बेचने का थोड़ी है। नहीं साहब, मेन काम तो कंप्यूटर बेचने का नहीं है, मेन काम तो गाड़ियाँ बेचने का है। लेकिन ये कंप्यूटर भी मेरे उस बिज़नेस से ही रिलेटेड था। ये कंप्यूटर मैंने लिया था, जब खरीदा था तो मेरे को इस पे टैक्स क्रेडिट मिला होगा, मैंने इस पे जीएसटी पेमेंट किया होगा खरीदते टाइम पे, तो उसका मैंने आईटीसी लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम आगे बहुत ही एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिर जब मैं इसको बेचूँगा, तो भाई ये माना जाएगा कि ये मेरे बिज़नेस का ही इंसिडेंटल एक्टिविटी है। इंसिडेंटल एक्टिविटी का मतलब कि ये कंप्यूटर मैंने बेचा क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ियों का बिज़नेस चालू किया। गाड़ियों का बिज़नेस मैंने चालू किया, इसीलिए मैंने कंप्यूटर खरीदा, और क्योंकि मैंने गाड़ियों का बिज़नेस चालू किया, इसीलिए मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो मैंने कंप्यूटर बेचा भी इसीलिए क्योंकि मेरा गाड़ियों का बिज़नेस है और उसमें मैं कंप्यूटर काम में ले रहा हूँ। तो इस बिज़नेस के इंसिडेंट की वजह से, इस बिज़नेस की वजह से ये इंसिडेंट हैपन हुआ, ये घटना घटी कि मैंने कंप्यूटर पुराना बेचा। तो इसको भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है? इसको भी बिज़नेस एक्टिविटी माना जाएगा जो मैंने पुराने कंप्यूटर अपने बेचे। तो तो बिज़नेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ नहीं आती जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि उसके इंसिडेंटल और एंसिलरी जो भी एक्टिविटी है वो भी इंक्लूड की जाएगी। दूसरा देखते हैं, सप्लाई, एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज़। तो देखो, ये बिज़नेस की हम मतलब बिज़नेस की हम डेफिनिशन देख रहे हैं जीएसटी के हिसाब से, कि जीएसटी के लॉ में बिज़नेस की क्या डेफिनिशन दी गई है, जीएसटी के एक्ट ने बिज़नेस को क्या माना है। तो बिज़नेस में ना सिर्फ़ वो चीज़ें शामिल है जो कि हम कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ियों के शोरूम की मैंने बात की, बल्कि वो चीज़ें भी बिज़नेस में शामिल है, जो कि उस बिज़नेस को चलाने के लिए हम जो भी गुड्स खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज़ लेते हैं, वो भी उसमें शामिल होगी। जैसे गाड़ियों के शोरूम की मैंने बात की, तो मैंने बताया कि कंप्यूटर हमने खरीदा। तो कंप्यूटर क्या होता है? कैपिटल गुड्स ही तो होता है, डेप्रिसिएशन लगता है ना कंप्यूटर पे। तो ये कैपिटल गुड्स का एक्विजिशन किया हमने, यानी इसको खरीदा, तो वो भी उस बिज़नेस में ही शामिल होगा। इस पुराने कंप्यूटर को हमने बेचा, तो इसका हमने क्या किया? डिस्पोज़ल किया, सप्लाई की कंप्यूटर की, तो वो भी उस बिज़नेस की डेफिनिशन में शामिल होगा। तो बिज़नेस में ना सिर्फ़ बिज़नेस शामिल होता है, बल्कि उसकी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज़ भी शामिल होती है। उसके साथ में हम कोई कैपिटल गुड्स का, कोई गुड्स का या सर्विसेज़ का एक्विजिशन करते हैं या सप्लाई करते हैं उस बिज़नेस के साथ में, तो वो भी उसी बिज़नेस में शामिल होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट क्लोज़र ऑफ बिज़नेस। यानी कोई भी गुड्स आपने खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, जैसे मैंने इस गाड़ी का शोरूम बनाया, तो कंप्यूटर मैंने उसी के लिए तो खरीदा ना, कि मैं भाई शोरूम चालू कर रहा हूँ, तो कमेंस कर रहा हूँ अपने बिज़नेस को, अपनी बिज़नेस एक्टिविटी का कमेंसमेंट कर रहा हूँ, मैं चालू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कंप्यूटर खरीद लिया। क्लोज़ कर रहा हूँ मैं उसको, या फिर पुरानी हो गई चीज़ें तो उनको सप्लाई भी कर रहा हूँ, तो वो भी सारी बिज़नेस में ही शामिल की जाएगी। तीसरा देखते हैं, प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ बाय क्लब एसोसिएशन एटसेट्रा। तो देखो, इसमें क्या होता है, क्लब एसोसिएशन में क्या होता है सिस्टम, कि मान लो ये 10 आदमी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लोग हैं, ठीक है? इन लोगों ने क्या बोला कि चलो यार, अपन अपना मिलके क्लब खोल लेते हैं। अब टाइम पास तो हो नहीं पाता है ना? करे बैठे-बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो शुरू करते हैं हम एक क्लब लेके प्रभु का नाम। तो भाई ये हमने क्लब चालू कर लिया, सभी ने पैसे इकट्ठा किए और एक क्लब खोल लिया। कि भाई इस क्लब में नाच गाना, एकदम खाना-पीना सब बढ़िया होगा, पैसा अपन जमा करते हैं और ये चालू करते हैं, यहाँ पे 1-2 आदमी बैठा देते हैं, वो यहाँ पे देख लेंगे सब कुछ, और अपन फिर आएँगे हर वीकेंड को, यहाँ पे मज़ा करेंगे, पार्टी करेंगे। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये हुआ कि भाई इस क्लब को चालू करने वाले कौन है? ये 10 लोग हैं, और इस क्लब में मज़े लेने आने वाले भी कौन है? ये 10 लोग ही हैं। मतलब जिन लोगों ने चालू किया, वही लोग वहाँ पे मज़े भी ले रहे हैं। यानी कि भाई सप्लाई भी, एक तरीके से आप देखो, तो जो सप्लाई हो रही है सर्विस, क्लब की सर्विस क्या है कि जो भी खाना-पीना, नाचना-गाना है, वो सारी सर्विसेज़ सप्लाई हो रही है। वो भी ये 10 लोग ही कर रहे हैं, और उस सर्विस को लेने वाले रिसिपिएंट कौन है?
वो भी ये 10 लोग ही है। यानी मैं खुद को ही सर्विस दे रहा हूँ। ऐसा ही तो हो रहा है ना कि 10 लोगों ने पैसा लगाया और उस पैसे का मज़ा भी वो खुद ले रहे हैं। तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा क्या? क्या इसको बिज़नेस माना जाएगा क्या? अटक गया क्या फिर से? भाई बहुत ही बुरा काम हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा अटक रहा है। करूँगा इसका मैं कोई इलाज। तो क्या इसको बिज़नेस एक्टिविटी माना जाएगा क्या? सप्लाई माना जाएगा क्या? तो भाई जीएसटी वालों ने बोला हाँ जी, माना जाएगा। क्योंकि हम इस क्लब को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। हम इस क्लब को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, एक अलग इसको हम संगठन मानते हैं। हम ये नहीं मानेंगे कि ये 10 लोग खुद को ही सर्विस दे रहे हैं, बल्कि हम मानेंगे कि ये क्लब इनको सर्विस दे रहा है, तो उस पे भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ बाय क्लब एसोसिएशन एटसेट्रा टू इट्स मेंबर फॉर कंसीडरेशन। यानी अपने ही मेंबर्स को अगर कोई क्लब या एसोसिएशन सर्विस देता है कंसीडरेशन के बदले में, पैसे के बदले में, तो उसको भी सर्विस को भी सप्लाई माना जाएगा, उसको भी बिजनेस माना जाए जाएगा। ठीक है। अगला है एडमिशन फॉर कंसीडरेशन टू एनी प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है किसी भवन में, किसी जगह पे आपको घुसने दिया जा रहा है पैसा लेके। तो जैसे हम अम्यूजमेंट पार्क देखते हैं ना, जो उसमें बहुत सारे वाटर पार्क होते हैं और बाकी चीजें होती है, ठीक है। तो उस तरीके की जगह पे घुसने के लिए हमारे पास टिकट लेनी पड़ती है हमको, फिर हमको घुसने दिया जाता है। तो उन चीजों को भी बिजनेस माना जाता है। अगला है सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस। तो कोई कोई आदमी कोई ऑफिस होल्ड करता है, कोई पोस्ट होल्ड करता है और उस वो सर्विस देता है या फिर सर्विस लेता है, तो उसको भी बिजनेस में शामिल किया जाएगा। एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग। रेस क्लब का मतलब क्या होता है कि कई क्लब होते हैं जो घोड़े पाल के रखते हैं, फिर उन घोड़ों की रेस लगाई जाती है। आपने देखा होगा रेस मूवी में कि ऐसे-ऐसे घोड़े खड़े हैं और ऐसे-ऐसे ट्रैक बने हुए हैं। फिर घोड़े पे एक बंदूक चलाता है, घोड़े सारे भागते हैं, जो घोड़ा जीत जाता है, आपको घोड़ों पे बोली लगानी पड़ती है कि भाई कौन से नंबर के घोड़ों पे आप अपना दाँव लगा रहे हो। फिर जो घोड़ा जीत जाता है, अगर आपने उस पे दाँव लगाया तो आप भी पैसा जीत जाते हो। तो तो ऐसे जो रेस क्लब होते हैं ना, उन रेस क्लब में टोटली सेटर होते हैं लाइसेंस टू बुक मेकर एक्टिविटीज, क्या लिखा है, बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब। तो टोटली सेटर क्या होता है? टोटली सेटर एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से आप बोली लगा सकते हो किसी भी घोड़े पे। एक ऑनलाइन मतलब एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो वो सिर्फ सर्विस भी कौन दे रहा है? ये रेस क्लब वाला दे रहा है, तो उसको बिजनेस माना जाएगा। बुक मेकर होते हैं वहाँ पे जो कि बोली लगवाते हैं लोगों के पास। बोलो जी कितने नंबर के घोड़े पे आपको बोली लगानी है, जुआ खेलना है, बोलो कितने नंबर के घोड़े पे अपना दाँव लगा रहे हो। तो वो लोग भी सर्विस देते हैं, तो वो भी बिज़नेस माना जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज़ पब्लिक अथॉरिटी। तो भारत सरकार और कोई लोकल अथॉरिटी भी अगर कोई सर्विस देती है, तो उसको भी बिज़नेस माना जाएगा, ठीक है? यानी गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस दे रही है, तो उसको भी बिज़नेस माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन पोस्ट है, भारतीय डाक है, इसकी मालिक कौन है? गवर्नमेंट है ना। लेकिन जो एक्सप्रेस पास्ट पार्सल पोस्ट ये देते हैं या फिर जो स्पीड पोस्ट की सर्विस ये देते हैं, तो उनको भी क्या माना जाता है? बिज़नेस माना जाता है और उन पे भी जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है? तो ये सारा बिज़नेस की डेफिनेशन हो गई कि बिज़नेस में देखो ये चीज़ें आती है। शॉर्ट में बताऊँ तो बिज़नेस में सब कुछ आता है। बहुत सारी चीज़ें सारी की सारी शामिल है, ठीक है? 10 बिज़नेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी ट्रांज़ैक्शन व्हिच इज़ इncidental और ancillary टू एनी ट्रेड और कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और any other similar activity. In addition, any activity undertaken by central government or state government or any local authority in which they are engaged as public authority shall also be constructed as business, constituted as business. For any trade, commerce, or any other similar activity to qualify as a business, frequency, volume, continuity, regularity of such transaction or obtaining pecuniary benefit from is not a prerequisite. तो बोले कि साहब बिजनेस में जो ऊपर हमने सारी चीज़ें देखी वो सब शामिल होगी। और लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट भी अगर कोई सर्विस देती है तो उसको भी हम बिजनेस मान लेंगे। और किसी चीज़ को बिजनेस मानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो। यानी आप भाई दिन में 10 ट्रांजैक्शन करोगे तभी आपका बिजनेस मानेंगे, 5 किए तो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसको भी मान लेंगे 5 वाले को भी। वॉल्यूम आप 1 करोड़ का माल बेचो, 1 लाख का बेचो, 10,000 का बेचो, 10 रुपए का बेचो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूटी से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 महीने तो दुकान खुली रखी, 3 महीने बंद रखी, फिर 1 महीने फिर से खोल ली, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। पूरी साल खुले रखो, थोड़े दिन खुले रखो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिज़नेस ही मानेंगे उसको। रेगुलैरिटी वही बात है, रेगुलैरिटी की रेगुलर खोलो या फिर कभी खोलो, कभी मत खोलो, जो भी तुम्हारा मन हो। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी आपने ऊपर जो हमने काम बताए, इनमें से कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो आपका वो बिज़नेस मान लिया जाएगा, ठीक है? सम एग्ज़ाम्पल ऑफ सप्लाई मेड नॉट मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस आर एज़ फॉलोज़। तो हम अब कुछ सप्लाई के एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिससे हमें एकदम क्लियरिटी में आ जाए चीज़ें कि भाई कौन-सी सप्लाई को तो हम मानेंगे कि बिज़नेस के लिए की गई सप्लाई है ताकि उस पे टैक्स लगाया जा सके।
और कौन सी सप्लाई ऐसी होगी जो माना जाएगा कि नहीं ये तो पर्सनल सप्लाई है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने हवा बना दिया था। अभी जैसे सेकंड हैंड गाड़ियों पे टैक्स बढ़ाया था सरकार ने, तो भाई अरे ये तो मतलब अब पुरानी गाड़ी आप खरीद के लाओगे तो भी आपको टैक्स देना है, और पुरानी गाड़ी बेचोगे तो भी आपको जीएसटी देना है। ऐसा लोगों ने हवा बना दिया था, लेकिन वो बहुत गलत थी, क्योंकि उन्होंने जीएसटी पढ़ा हुआ नहीं था। केवल उसी सप्लाई पे टैक्स लगता है जो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। लेकिन अगर आदमी कोई पर्सनल अपने खुद के उपयोग के लिए गाड़ी खरीद के ला रहा है, तो क्या उसको इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मानते हैं? मैंने बताया नहीं मानते। तो क्या उसमें जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कितना भी बढ़ाओ, उन लोगों के फर्क पड़ेगा क्या जो खुद के लिए गाड़ी खरीद के लाए हैं, सेकंड हैंड होने के बाद में उसको बेच रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो एक अफवाह थी, इसलिए अफवाहों में मत आया करो, जीएसटी एक्ट आराम से पढ़ लिया करो, ठीक है। 7 नंबर का जो एग्जाम्पल वो देखते हैं। ऋषभ buys a car for his personal use and after a year sell it to a car dealer. Sale of car by Rishabh to car dealer is not supply under CGST Act because said supply is not made by Rishabh in course of furtherance of business. लो भैया, कार का एग्जाम्पल लिया और सी इंस्टीट्यूट ने भी सबसे पहले कार का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई ऋषभ ने कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, ध्यान देना पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी उसने, और फिर 1 साल बाद में उसने वापस से बेच दी, तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा? जब वो कार बेचेगा और उसको पैसा मिलेगा तो क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए थी, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं थी। और देखते हैं, मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स। सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू अ ज्वेलर विल नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई as the same cannot be said to be in the course of furtherance of business of the individual. तो भाई मणिकर्णिका ने अपने आभूषण बेच दिए, अपने ज्वेलरी को बेच दिया किसी ज्वेलर को, वो उसके पर्सनल चीजें थी, वो कोई बिजनेस नहीं करती है ज्वेलरी का, उसके पैसों की कमी होगी तो बेच दिया होगा बेचारी ने, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आती। तो आप समझ रहे हो ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है। किसी सप्लाई पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर किसी चीज को सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो किसी से डिसाइड होगा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो है या फिर नहीं है। कुछ एक इसके अपवाद भी है, वो अपवाद 1-2 ही है, वो हम देखेंगे। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, हियर आल्सो वी विल सी सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल ऑफ इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पर वो आएगा जब हम देख लेंगे, ठीक है। सिंस बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज ए वोकेशन इज ऑल्सो सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो, सुंदरम आचार्य, ए फेमस एक्टर, पेंट सम paintings and sell them. The consideration from such sale is to be donated to a charitable trust, kind human. The sale of painting by the actor qualifies as supply as it is made in course of furtherance of business. क्या बोल रहा है भाई ये कि एक एक्टर था जिसका नाम था सुंदरम आचार्य। वैसे ये सलमान खान की बात कर रहा होगा मेरे ख्याल से, नाम बदल दिया इन्होंने। देखो काइंड एक्टर लिखा ना, उसने बीइंग ह्यूमन खोल रखा है। तो क्या बोला कि भाई ये एक्टर था, इसने कुछ पेंटिंग बनाई और उन पेंटिंग को बेच दिया, पैसे के लिए बेच दिया। और ये कंसिडरेशन के बारे में उसने ये बोला कि भाई जो भी पेंटिंग बेचने से पैसा आएगा ना, उसको मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करूंगा। तो अब भाई बहुत सारे मेरे भाई जो हो सकते हैं वो भावनाओं में बह सकते हैं कि अरे यार कितना अच्छा आदमी है, पेंटिंग बनाई इसने, बहुत बड़ा एक्टर था, तो इसकी पेंटिंग थी जो बहुत बढ़िया पैसों में बिक गई और इसने सारे पैसे डोनेट कर दिए। भाई इस पे तो जीएसटी नहीं लगाएंगे, भाई ये तो पाप हो जाएगा, इस पे जीएसटी लगा देंगे तो पाप हो जाएगा। तो भाई ऐसा पाप तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं लगाओगे जरूर पाप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई ये जो आदमी था ना, इसने पेंटिंग बनाई, ठीक है, बनाता रहता ही है, मतलब इसकी पेंटिंग बिकी है तो इसका मतलब ये बहुत पेंटिंग बनाता ही है ना, और फिर बेचता भी है उनको। तो ये इसका एक तरीके से क्या हो गया, वोकेशन हो गया। बिजनेस नहीं बोलेंगे इसको, वोकेशन बोलेंगे, क्योंकि वोकेशन और बिजनेस में ही फर्क होता है। बिजनेस में तो आप कोई चीज लेके आते हो उसको बेचते हो, वोकेशन में आप अपनी कोई स्किल होती है आपके पास, उससे कुछ बनाते हो और उसको बेचते हो। तो ये पेंटिंग इसने अपनी स्किल से बनाई, इसको बेच दिया। अब भाई यहाँ पे देखो कंडीशन देखते हैं, क्या ये पेंटिंग एक गुड्स में आती है? बिल्कुल आती है। क्या क्या इसके लिए उसको कंसिडरेशन मिला? बिल्कुल मिला। क्या ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? बिल्कुल है साहब। क्यों? क्योंकि इसने अपने थोड़ी की है, ये तो बेच रहा है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है ये भाई मेरे, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमने अभी देखा था ना कि जीएसटी उसी पे लगता है जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो। तो क्या ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई? हो गई साहब। तो क्या जीएसटी लगेगा? हाँ। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जो पैसे आएंगे उसको वो चैरिटी में देगा या फिर क्या बोलते हैं दारू में उड़ाएगा, गांजे में उड़ाएगा, या गाड़ी खरीदेगा, हेलीकॉप्टर खरीदेगा, विदेश में घूमने जाएगा, वो तुम्हारा हेड है भाई। तुम्हारे पास पैसा आया, उसका तुम जैसा उपयोग करना चाहो तुम करो, कुएं में फेंको चाहे अपने पैसे को, हमारे भरोसे। लेकिन जीएसटी तो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है। अगला देखते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेजिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय ए क्लब एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो देखो क्या होता है भाई, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या होती है? आपने आजकल ये बिल्डिंगें देखी होगी ना, ये मजदूरों के लिए बनाई गई थी कोई जमाने में कि बहुत सारे मजदूरों को एक साथ रखा जा सके। आजकल सभी मजदूर बन गए हैं पढ़े लिखे मजदूर, तो उनको भी ऐसे बिल्डिंगों में रखा जाता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने जो देखी होगी फ्लैट वाली,
ऐसी मज़दूरों को रखने के लिए बनाई जाती थी। आज भी मज़दूर ही रहते हैं वैसे इसमें, क्योंकि जो बहुत पैसे वाला रहता है तो वो अपना अलग ही घर बना के रहता है। तो ऐसे बिल्डिंग है भाई, है ना? अब ये बिल्डिंग में बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे मकानों में बहुत सारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों का बिजली का बिल आता है। अब या तो हर एक आदमी हर एक फ्लैट से निकल के जाए, खुद का बिजली का बिल खुद जमा कराए। लेकिन इन्होंने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, सब मिलके एक संगठन बना लेते हैं जिसको बोलते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अब ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यू क्या होती है कि सारे के सारे जो बिल्डिंग के सारे मालिक है ना, मतलब जो भी फ्लैट में रहते हैं, उन सब ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना ली और एक आदमी को बिठा दिया। बोला कि भाई इसमें इस आदमी की तनख्वाह भी हम देंगे और बाकी सारे काम भी ये एसोसिएशन करती रहेगी, इसको पैसा हम देते रहेंगे। अब इन लोगों ने सारे बिल इस आरडब्ल्यूए को दे दिए और बोले कि भाई हर बिल पे तेरे को 5 रुपए हम दे देंगे। तो मान लो यहाँ पे 500 बिल थे, तो 500 बिल गुणा 5, पचम 25, कितना हो गया, 2500 रुपए इस आरडब्ल्यूए के पास आ गए। ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे तुम ये बात बोल सकते हो ना कि भाई इन लोगों ने तो इस एसोसिएशन को बनाया है और इनके ही तो बिल ये जमा करा रही, तो फिर काहे का जीएसटी भाई, खुद ही खुद के ऊपर जीएसटी थोड़ी लगाएंगे। लेकिन जीएसटी एक्ट क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे भी जो है जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि ये एसोसिएशन इनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंसिडरेशन भी ले रही है, वो इनके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी शामिल माना जाएगा। तो इस 2500 रुपए पे फिर जीएसटी भी लगाया जाएगा, ऐसा ही यहाँ पे बोला गया है। तो कोई भी क्लब या एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सर्विस देती है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब मेरे समझ में आ रही है कुछ कुछ बातें, क्या आ रही है भाई, कि ये जो है ये जब मैं स्विच करता हूँ ना दूसरी एप्लीकेशन में, तभी ये अटकता है, नहीं तो नहीं अटकता है। ऐसा कुछ हो रहा है, इसी का कुछ इलाज करना पड़ेगा मेरे को। ओके, चलो। तो वही बात बताइए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जो आरडब्ल्यू है वो अपने अपने रेजिडेंट्स का जो बिजली का बिल है उसको जमा कराती है, थोड़ा बहुत पैसा लेती है उसके लिए। तो ऐसी सर्विस जो क्लब एसोसिएशन ने दी है अपने मेंबर्स को, उसको डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में शामिल माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एडमिशन ऑफ पर्सन टू अ प्रेमिसेस फॉर अ कंसिडरेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस। तो मैंने बताया कि ये जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, जो ये चिड़ियाघर होते हैं, इनमें घुसने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। आप वहाँ से कुछ लेके नहीं आते हो, बस घुस के वहाँ पे टाइम पास करके आते हो। तो घुसने के लिए जो फीस ले गई ना, वो भी एक बिज़नेस माना जाएगा, उसको भी एक सर्विस के रूप में देखा जाएगा और उसपे भी जीएसटी लगाया जाएगा। देखो, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूज़मेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड एज दीज आर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू अ प्रेमिसेस फॉर कंसिडरेशन। तो सिनेमा हॉल में घुसते हो पैसा लेते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में घुसते हो पैसा लेते हैं, वाटर पार्क में पैसा लेते हैं, थीम पार्क में पैसा लेते हैं। तो इन सब में घुसने का तुम्हारा जो पैसा देना पड़ता है ना तुमको, वो सर्विस मानी जाएगी और उस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। Business include activities of a race club, including by way of totally setter or licensed bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club। तो मैंने बता दिया ना कि जो रेस क्लब होते हैं वहाँ पे घोड़े रखते हैं पाल के, वो फिर उनकी रेस करवाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके वो बोली लगाते हैं कि भाई ये घोड़ा जीतेगा तो मैं इतने रुपए, इस घोड़े पे मेरा इतने रुपए का दांव, फिर जो जीतता है उसको पैसे मिल जाते हैं, जो नहीं जीतते उनके पैसे खा लेता है ये रेस क्लब। तो वहाँ पे जो ये एक तो टोटली सेटर के रूप में सर्विस प्रोवाइड करता है, मैंने बताया ना, एक यंत्र होता है ये जिससे ऑटोमेटेड बिडिंग सिस्टम हो जाता है, ऑटोमेटिक बेटिंग कर सकते हो आप। और उसके अलावा जहाँ पे ये इतनी फैसिलिटी हाई नहीं है तो वहाँ पे आदमी बिठा के रखते हैं जिसको बुकमेकर बोलते हैं। वो बोलता है हाँ जी बोलो 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 कौन से नंबर के घोड़े पे दांव लगा रहे हो, बोलो 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 बोलो, तो वो उस तरीके से दांव लगवाता है। तो वो जो सर्विसेज दे रहा है उसको भी सर्विस माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। उसका भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि रॉयल टर्फ रेस क्लब इज engaged in facilitating the wagering betting transaction on horses placed through totally setter. For providing the service of facilitating wagering transaction, Royal Turf Club gets commission which is deducted and retained by the club from the total bet value. Said services amount to supply as activities of race club are included in business। तो समझ में आ गया होगा कि वो जो कमीशन वो चार्ज करते हैं उस बेट पे, उस दांव पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी सर्विस का कंसिडरेशन बोलते हैं, उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। देर इज वन एक्सेप्शन टू दिस कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रूल, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। मैंने बताया ना कि भाई हर केस में लगभग लगभग ईच एंड एवरी केस में जो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना, ये वाला प्रोविजन लगे ही लगेगा कि आप अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विस दे रहे हो या ले रहे हो तो ही उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक ही इसका अपवाद है, वो है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। यानी आप विदेश से कोई सर्विस ले रहे हो, दूसरे देश से कोई सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो फिर वो सर्विस चाहे आपके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे ना हो, चाहे वो आपके पर्सनल यूज के लिए ही क्यों ना हो, फिर भी आपको उस पर जीएसटी देना पड़ जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये एक सारांश इन्होंने निकाला है, सार गर्भित बात बोल दिए, तो क्या बोल दिए, पढ़ लेगा, पढ़ लो।
From the above discussion, it can be inferred that if an activity or transaction satisfies all the above parameters as discussed in point A, B, C, said activity transaction qualifies as supply under GST. तो सप्लाई के हमने तीन चीजें देख ली थी, उसमें लास्ट ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बाकी पिछली दो वीडियो में मैंने बताई थी, सारा एकदम नंबर वाइज देखते हुए आना, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो वो तीनों कंडीशन अगर पूरी कर देती है तो उसको सप्लाई बोलेंगे जीएसटी में और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि जो एक्सेप्शन है इस टू पैरामीटर के सप्लाई के, चलो देख ही लेते हैं कितना बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखो, जो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना, इसकी सप्लाई के दो एक्सेप्शन है, वो क्या है? पहला तो ये है, सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन बट नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, दो पैरामीटर है कि भाई एक तो सप्लाई इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो, लेकिन उस सप्लाई के लिए कंसिडरेशन दिया गया हो। तो ऐसी कौन सी सप्लाई है कि जो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना होने के बावजूद भी जीएसटी में सप्लाई मान ली जाएगी और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। पहला एक्सेप्शन तो ऐसा आएगा। दूसरा है सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी सप्लाई को सप्लाई मानने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना आवश्यक है। कंसिडरेशन के बिना अगर कोई भी चीज दी जाती है, सप्लाई की जाती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ एक एक्सेप्शन दिए हुए हैं। तो एक्सेप्शन केवल दो ही दिए हुए हैं कि एक तो कंसिडरेशन दिया गया हो, बाकी सारी कंडीशन पूरी हो रही हो, लेकिन सप्लाई इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो। तो फिर भी ऐसी कौन सी सप्लाई है जिन पे टैक्स लगा दिया जाएगा जबकि वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है ही नहीं, फिर भी टैक्स लगा देंगे। ऐसा एक्सेप्शन अपवाद है कुछ एक दो, हम देखेंगे। जिसमें एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पहला है कि कोई दूसरे देश से हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए हमने अगर कंसिडरेशन दिया है, लेकिन वो सर्विस हमारे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो भी हमको उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी क्या है कि भाई वो सप्लाई जिन पे हमने कंसिडरेशन ही नहीं है, कोई फ्री में सप्लाई मिल रही है, हमको पैसा नहीं देना पड़ रहा, उसके बावजूद भी उस पर टैक्स लगा देंगे। ऐसे कौन सा एक्सेप्शन है? तो वो एक्सेप्शन हम कौन सी क्लास में देखने वाले हैं? वो एक्सेप्शन हम देखने वाले हैं अगली क्लास में, जो इसके बाद में बनेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो एक्सेप्शन है इन दो पैरामीटर के, कंसिडरेशन के और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के, वो कौन कौन से हैं। अभी तक मैंने जो बताया वो आज मैंने इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, विद एग्जाम्पल हमने एकदम ढंग से समझ लिया। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट करके, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। और पूरा का पूरा जीएसटी हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।